हेलो बच्चों, वेलकम बैक एके नर्सिंग यूट्यूब चैनल। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में भी हम लोग बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ करने वाले, जो आप लोग का बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। अभी तक की अपनी 9 क्लासेस हो चुकी है, जिसकी मैंने आप लोग का प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। तो आप लोग चैनल पर जा कर के देख लीजिएगा, वो प्ले आप लोग को मिल जाएगी। इसके बाद अपनी जो भी क्लासेस होंगी तो मैं इसी प्ले में आप लोग के लिए उसे ऐड करते जाऊँगी, ताकि आप लोग को सारे क्वेश्चन एक साथ मिल सके। तो आप लोग चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, वहाँ पे आप लोग को सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे और यहीं से आप लोग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी पर आधारित आप लोग के क्वेश्चन पेपर में आने वाले। आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कितने क्वेश्चन आप लोगों से बन रहे हैं। अगर आप लोग को क्वेश्चन बनते हैं तो आंसर आप लोग कमेंट करके बोलिएगा, जिससे आप लोग की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सके, एक एनालिसिस हो सके कि आप लोग ने कितने क्वेश्चन सही किए, आप लोग को कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और आप लोग कितना सेफ स्कोर मान के चल सकते हैं कि हमारे इतने नंबर आएंगे तो हम लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत निम्न द्वारा दिया गया था। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत निम्न के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन में पूछा गया, पहला ऑप्शन दिया है मॉर्गन व साथी ने, सटन व बावेरी ने, ह्यूगो डिवरीज ने, ग्रेगर जॉन जे मेंडल ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, सटन व बावेरी ने क्या दिया था? गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था। ठीक है, सटन और बावेरी ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत निम्न द्वारा दिया गया था, ये पूछा गया, तो सटन और बावेरी ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांतों का प्रयोगों द्वारा प्रमाणित किया गया था। देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमाया गया। प्रयोगों द्वारा प्रमाण किसी और ने किया था और गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो सटन और बावेरी ने दिया था। और इसके बाद प्रयोगों द्वारा किसने बताया था आप लोग का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉर्गन व उसके साथियों ने प्रयोगों द्वारा गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था। दोनों क्वेश्चन में कितना बड़ा डिफरेंस है। छोटी सी लाइन आप लोग का क्वेश्चन ही चेंज कर देती है। देखिए इस प्रकार से आप लोग के क्वेश्चन बनते। प्रयोगों द्वारा गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? मॉर्गन व साथी ने दिया था। और गुणसूत्रीय सिद्धांत सिर्फ किसने दिया था? सटन और बावेरी ने दिया था। इस प्रकार से आप लोग के क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, तभी आप लोग अच्छे स्कोर ला सकते हैं। कंपटीशन आप लोग का बहुत ज़्यादा हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से सन में मेंडल के कार्यों को 3 वैज्ञानिकों द्वारा पुनः खोज की गई थी? मतलब कि पूछा गया है मेंडल के द्वारा जो कार्य हुआ था, कौन से 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के जो खोज किया था उसकी पुनः खोज की थी? कौन से सन में किया था? 1865 में किया था, 1900 में किया था, या 1910 में किया था, या 1920 में किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1900 में उन्होंने खोज किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल के कार्यों की पुनः खोज की थी? देखिए कैसे क्वेश्चन आप लोग के बन जाते हैं। पहला पूछा गया आप लोग को कौन से सन में खोज हुई थी। ठीक है, मेंडल के जो कार्य उन्होंने किया था तो कौन से सन में खोज की थी, मतलब हुआ था ये कार्य 1900 में आप लोग का ये कार्य हुआ था। उसके बाद पूछा है कि कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये कार्य किया था, मेंडल के कार्यों की पुनः खोज किसने की थी? तो पहला ऑप्शन दिया है एवरी, मैक्लॉयड, मैकॉर्टी, सटन, मॉर्गन ब्रिज, वेटसन, पुनेट और ब्रिज ने, या डी ब्रिज, कॉरेंस या सेरमार्क ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ब्रिज, कॉरेंस व सेरमार्क। इन्होंने क्या किया था? मेंडल का जो कार्य था उन्हें पुनः खोज की थी। कौन से सन में की थी? तो 1900 में किया था। तो इस प्रकार से आप लोग के क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन आप लोग के बीएससी नर्सिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहलग्न जीन्स के बीच क्रॉसिंग ओवर के बारे में क्या सही है? पहला ऑप्शन दिया जीन विनिमय किसी भी हालात में नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दिया जीन विनिमय का उच्च प्रतिशत है, शायद ही कोई जीन विनिमय हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या पूछा गया क्वेश्चन में? सहलग्न जीन्स के बीच क्रॉसिंग ओवर के बारे में क्या सही है? सहलग्न जीन्स के बारे में पूछा है। शायद ही कोई में जीन विनिमय हो, मतलब कि सहलग्न जीन्स के बीच में किसी में भी जीन विनिमय नहीं होता है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? शायद ही कोई जीन विनिमय हो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम गुणसूत्र मानचित्र, आनुवंशिक मानचित्र निम्न के द्वारा तैयार किया गया था। सर्वप्रथम गुणसूत्र मानचित्र,
आनुवंशिक मानचित्र निम्न के द्वारा तैयार किया गया था? पहला ऑप्शन दिया है बेटसन और पुनेट 1906 में, सटन व बावेरी 1902 में, स्टुअर्ट वेंट, तो इसका राइट आंसर मतलब 1911 में, या मॉर्गन ने 1910 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्टुअर्ट वेंट ने, ठीक है, 1911 में क्या की खोज की थी आप लोग का? 1911 में उन्होंने खोज की थी क्या की? गुणसूत्र मानचित्र और आनुवंशिक मानचित्र की। तो ये राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किन्हीं दो जीन्स के बीच की दूरी के आधार पर जो संलग्नता की सामर्थ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती जीन विनिमयों में कितनी भिन्नता होगी? पहला ऑप्शन दिया है क्या 50 से 100%, 0 से 50%, 75 से 100% या 100 से 150%। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर दे रही है आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन में यहाँ पे फिर से रिपीट करी, किन्हीं दो जीन्स के बीच की दूरी के आधार पर जो संलग्नता की सामर्थ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है जीन विनिमयों में कितनी भिन्नता होगी? तो पहला ऑप्शन दिया है कि इसका 50 से 100%, 0 से 50%, 75 से 100% या 100 से 150%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 से 50%। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन के आंसर बनते हैं तो पहले आप लोग आंसर देखने से पहले कमेंट करके मुझे आंसर कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा आप लोग को एक प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी, जिससे आप लोग का एक एनालिसिस हो जाएगा कि आप लोग ने कितने क्वेश्चन सही किया है, आप लोग को कितने क्वेश्चन बनते हैं। इससे आप लोग की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और आप लोग को कोई भी डाउट आता है किसी भी सब्जेक्ट से लेके और कैसी प्रैक्टिस करनी है, क्या करना है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट का आंसर करने की कोशिश करती हूँ। और आप लोग अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करिए, क्योंकि आप लोग के पास बहुत कम टाइम बचा है सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए क्वेश्चन की, और बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और जो भी डाउट आता है तो कमेंट करके बोल दीजिएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर मैंने बताया 0 से 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन्स के बीच की दूरी मापी जाती है एंगस्ट्रॉम में, डॉप्सन इकाई में, मैप इकाई में, या मिलीमीटर में? क्या पूछा गया? जीन्स की इकाई मतलब जीन्स के बीच की दूरी मापी जाती है, किससे मापी जाती है आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। तो चलिए इसका राइट आंसर मैं आप लोग को बता देती हूँ क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैप इकाई। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। यदि मेंडल के समय संलग्नता मालूम हो जाती तो निम्न में से कौन से नियम का वर्णन संभव नहीं हो पाता? क्या बोला गया है यहाँ पे? यदि मेंडल के नियम के समय में संलग्नता मालूम हो जाती, मतलब कि क्या है, मेंडल ने जब अपने प्रयोग कर रहा था तब उस समय संलग्नता के बारे में उन्हें मालूम नहीं था। अगर उस समय मालूम हो जाता हो तो बोला गया निम्न में से कौन सा नियम का वर्णन संभव नहीं हो पाता। पहला ऑप्शन दिया प्रभाविता का नियम, दूसरा ऑप्शन दिया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, तीसरा दिया संयोजन का नियम, चौथा ऑप्शन दिया युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ऑप्शन नंबर बी भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है? निम्न में से कौन संलग्नता के प्रयोगों के लिए उचित है? संलग्नता के प्रयोग के लिए कौन सा उचित है? इसका मैं आप लोग को डायरेक्ट आंसर बता दे रही। इसके लिए संलग्नता के लिए कौन सा प्रयोग उचित होगा? कैपिटल ए कैपिटल बी, ये वाला ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ये संलग्नता के प्रयोग के लिए उचित हो जाएगा। तो आज शायद इतने ही क्वेश्चन हो पाएंगे अपने बायोलॉजी के। इसके बाद मैं आप लोग के लिए और भी बायोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अपलोड करने वाली हूँ। तो सारी क्लासेस को आप बहुत अच्छे से देखिएगा। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम कैसे प्रिपरेशन करें, बायो कितना पढ़े, फिजिक्स कैसे पढ़े, केमिस्ट्री कैसे पढ़े, इंग्लिश कैसे पढ़े, तो आप मुझे बता दीजिए। तो मैं आप लोग को बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग PNST एग्ज़ाम में MP PNST एग्ज़ाम में
पीएनएसटी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और बहुत अच्छे से आप लोग नंबर लेके आना चाहते हैं तो आप लोग बायोलॉजी पे अच्छा फोकस करके रखिए। बायोलॉजी आप लोग का 60 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें आप लोग अगर बहुत अच्छे से भी स्कोर करते 50+ नंबर आप लोग बायोलॉजी में लेके आ जाते हैं। फिर आप लोग का केमिस्ट्री भी 30 नंबर का पूछा जाता है। केमिस्ट्री में आप लोग 30 में से 15 या 20 नंबर लाने की कोशिश कीजिए। आप लोग देखिए बायो कितने का होगा, आप लोग का 60 नंबर का होगा, जिसमें आप लोग का बॉटनी आ जाएगा और जूलॉजी आ जाएगा। फिर उसके बाद केमिस्ट्री आप लोग का हो जाएगा, तो केमिस्ट्री आप लोग का 30 नंबर का होता है, जिसमें आप लोग कितने नंबर ला सकते हैं, इसमें आप लोग अगर 50+ ला लिए बायोलॉजी में, और इसमें केमिस्ट्री में आप लोग के कितने नंबर आ गए, 15 नंबर मान के चलो, भी कम ही जोड़ रही हूँ, इससे ज़्यादा आप लोग के नंबर आने चाहिए। 20+ नंबर लेके सोच के चलिए। फिर फिजिक्स आप लोग का आ जाता है, फिजिक्स में आप लोग का 30 नंबर का होता है, इसमें भी आप लोग अगर 15 मान के चलते हैं, मैं भी एकदम लोवेस्ट स्कोर बता रही हूँ, कितने में आप लोग का सिलेक्शन हो जाता है। इंग्लिश मान के चलो, इंग्लिश बहुत ईजी सब्जेक्ट होता है, इसमें आप लोग 30 में से कम 20 या 25 लाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, बहुत ईजी से आता है, तो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश और आप लोग का बायोलॉजी, ये 2 सब्जेक्ट आप लोग के स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा फोकस करके चलिए, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में बच्चा हमेशा फंसता है, हमेशा उसके क्वेश्चन गलत होते ही हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि देखिए आप लोग के 50 नंबर तो यही होगा। इंग्लिश में आप लोग 30 में से 20 तो लाने की कोशिश कीजिए, जिसमें आप लोग कितने हो जाएंगे, 70 नंबर ये हो जाएंगे। और 30 नंबर आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मिला दें, 100 नंबर आप लोग के 150 में ऐसे ही आ जाते हैं। 100+ नंबर आप लोग के ऐसे ही आ जाएंगे। लोवेस्ट स्कोर मैं बता रही हूँ। अगर आप लोग कोई भी तैयारी, कुछ भी तैयारी नहीं हुई है अभी तक की, और अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो 100+ आप लोग इजीली ला सकते हैं। और 100+ स्कोर आप लोग पता है एक सेफ स्कोर होता है पीएनएसटी एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग बहुत अच्छे से नंबर ला के प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करके भी आप लोग इतने स्कोर कर सकते हैं। आप लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो आप लोग और इम्प्रूवमेंट होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप लोग 30 में से 15 सबसे कम नंबर होते हैं, अगर इतने भी आप लोग ला लिए तो आप लोग का सिलेक्शन 100% हो ही जाएगा। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करके नंबर गेन कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं जितना आप लोगों को करा रही हूँ, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ, सारी क्लास देखिए, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप लोग की अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। इसके बाद भी आप लोग कोई डाउट आता है तो मैं प्रॉपर वीडियो बना करके आप लोग को बता दूँगी, जिससे आप लोग अच्छे से उसके अनुसार प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप लोग जो भी नए बच्चे जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे क्या होता है, मुझे भी एक रहता है कि बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़ करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं, मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हैं, तो मैं आप लोग के लिए और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाने की प्रैक्टिस करूँ, ताकि आप लोग का एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत ना हो। तो चलिए आज का वीडियो अपन यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।